गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। भक्तिन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसकी कवित्री जो है, जिसकी लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा जी है। ठीक है। और महादेवी वर्मा जी ने एक ग्रामीण महिला के जीवन को अपनी स्टोरी के लिए, अपनी कहानी के लिए चुना है। और उन्होंने उनके जीवन के सभी घटनाओं को, जीवन के जो उसका फोर्थ जो चार जो स्टेप है, चार जो फ्रेज है, उसको यहाँ पर बताया है। किस तरह से ग्रामीण महिलाएं जो होती है वो बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों को सहती है। हाँ, और वो काफ़ी परिश्रमी होती है, त्यागी होती है, और अपने परिवार के प्रति उनका जो निष्ठा होता है, लगन होता है, वो काफ़ी अद्भुत होता है। लेकिन फिर भी उन्हें अपने ससुराल में दुखों को सहना पड़ता है। तो उसी तरह से एक भक्तिन को भी जो है अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब तक हम लोग ने देखा है कि भक्तिन जो है उसकी 5 वर्ष की आयु में ही उसकी शादी जो होती है, और 9 वर्ष की अवस्था में ही उसका गौना हो जाता है। और फिर उसके बाद में 29 ईयर्स तक आते थे, उसके पति का मैंने देहांत भी हो जाता है। ऊपर से वो 3 बेटियों को जन्म भी देती है, और बड़ी बेटी का भी शादी वो जल्दी कर देती है। लेकिन बड़ी बेटी के साथ भी ये घटना घट जाती है कि उसके पति जो है वो भी, उनका भी देहांत हो जाता है। ठीक है। फिर और एक घटना होती है कि बड़ी बेटी जो थी, जो उसके जेठ और जेठानी लोग थे, उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए बड़ी बेटी के साथ में जो जेठ का जो है अपने देवर, अपने जो साला है उसका संबंध स्थापित करता है, मैंने उसके साथ उसको जोड़ देता है, उसके साथ उसको शादी करा देता है। तो इस कारण उनकी सारी संपत्ति जो है हड़प ली जाती है। और फिर भक्तिन को जो है मजदूरी करनी पड़ती है। और एक दिन वो जमींदार को मजदूरी कर ना देने के कारण उसको पनिशमेंट मिलता है, और उसी से वो पीड़ित होकर अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचने के भाव से पीड़ित होकर वो जो है शहर की ओर आती है। और वहीं पर जो है उसका सामना जो है महादेवी वर्मा से होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा है। अब हम जिसका जो थर्ड फ्रेज है वो आगे, ये जो फोर्थ जो फ्रेज है उसका प्रारंभ हो रहा है, चौथा फ्रेज प्रारंभ हो रहा है, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है। घटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से, घटी हुई मतलब जिस तरह चांद घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उसी तरह अब भक्तिन भी थी, वो भी काफ़ी मैंने शारीरिक रूप से थोड़ा घट गई थी। इतना परिश्रम करना पड़ रहा था, इसलिए उसको बताया गया है, उसकी शारीरिक अवस्था को बताया गया है चांद के द्वारा। ठीक है। घटी हुई चांद की मोटी मैली, तो उसने क्या किया, जो मैली से जो है धोती पहना हुआ था इसने से ढाक, और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए, मैंने उसे धोती पहना हुआ है, मैंने और अपने चेहरे को, अपने सर को जो है एक गमछे से मैंने ढाका हुआ है, लेकिन केवल कान को जो है कपड़े से बाहर रखा है ताकि वो सब कुछ सुन सके अच्छी तरह से। ठीक है। पढ़ते भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म से दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, उसकी इति अभी दूर है। तो बताया, तो महादेवी वर्मा बोल रही है कि तो वो बिल्कुल एक साधारण वेश में जो है एक सेविका के भाव के रूप में मेरे पास आई थी, और यहीं से उसके जीवन का फोर्थ जो परिच्छेद था, फोर्थ जो फ्रेज था, वो प्रारंभ हुआ। ठीक है। और उसकी इति अभी दूर थे, मतलब उस जीवन का, उस चौथा जो परिच्छेद का जो जीवन का जो अंत था वो अभी दूर था, उसका तो अभी ये प्रारंभ हुआ था। चौथा जीवन का जो भाव था वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो जैसे ही जब भक्तिन आई तो बिल्कुल गृहस्थ जैसे नारी होती वैसा ही थी, और वैरागी का बने कि उसने गले में कंठी माला पहनी हुई थी, टिकर लगाया, तो कि उसने तो पहले से ही बोल दिया था, बाल कटे हुए थे। तो उसको देखकर महादेवी वर्मा पूछने लगती कि तुम खाना बनाना जानती हो, क्योंकि महादेवी वर्मा को एक ऐसी सेविका चाहिए थी जो उनके लिए खाना भी बना सके। ठीक है। उत्तर में उसने ऊपर से ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात है। मैंने उसका भाव को बताया, मैंने उसका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है उसको बताया गया कि होठ को सिकोड़ करके नीचे के अधर को, मैंने नीचे वाला भाग जो है उसको थोड़ा बड़ा करके बोलेंगे, ये तो कौन सी बड़ी बात है। बोले, रोटी बनाए जाने है, दाल छौक रौत लाइत है, साग सब्जी साग सब्जी छड़क सकित है, आओ पाकी का रहा। तो बोलने लगी कि हाँ मैं रोटी बना लेती हूँ, साग सब्जी बना लेती हूँ, और बचा क्या है। तो मैंने ये इस बात का प्रमाण था कि वो बोल रही थी कि मुझे खाना बनाना आता है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली धोती जल के
छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार के फूटते हुए सूर्य का और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। तो क्या हुआ, जब दूसरे दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे उठ गई, ठीक है, उसमें सिर पर कई लोटे औंधा कर, माने सिर पर कई लोटे औंधा का मतलब नहा धोकर गए, ठीक है, नहा धोकर उसने क्या किया, मेरी जो धुली हुई धोती, माने महादेवी वर्मा की एक धोती थी, उसको उसने पहना, ठीक है, और मैंने उसको पहले उसको जल से छींट के पवित्र किया, फिर उसको धारण किया। और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटती हुई, मैंने पूर्व की तरफ जो उनके घर का जो पूर्व भाग था, वहाँ पर जो अंधकार था, वहीं से जो है महादेवी वर्मा का भी रूम था, वहीं से जो सूर्य उगता है, मैंने पूर्व दिशा से जब सूर्य उग रहा है, और उस समय उसने क्या किया, पीपल के सूर्यदेव को और पीपल के पेड़ को जल डालकर जो है उनका अभिवादन, मैंने पूजा पाठ किया, नहाई हुई, कब मैंने फिर पूजा वूजा की। फिर इसके बाद में क्या है, 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, मतलब कि 2 मिनट तक फिर उसने क्या किया, जप किया, भगवान का जप किया। और उसके बाद में क्या है, कोयले की मोटी रेखा से, कोयले के मैंने उसने एक बॉर्डर लाइन बना दिया था रसोई घर में, ठीक है, और फिर चौका मतलब रसोई घर में प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद में जो है वो उस चौके घर में गई, रसोई घर में गई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ में टेढ़ी खीर है। तो ये सब जब महादेवी वर्मा देखी तो वो समझ गई तो पूरी देहाती है, अपने नियम और कानून से रहने वाली है, ठीक है, तो इसके साथ टेढ़ी खीर मैंने बहुत मुश्किल, मैंने इसके साथ ये जो सेवक है बहुत मुश्किल है, इसके साथ मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ एडजस्ट करेगी, ठीक है। तो टेढ़ी खीरी जो मतलब होता है बहुत कठिन कार्य है, हम लोग ने पढ़ा है अलग मुहावरा वाला। अपने भोजन के संबंध में नितांत के वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में से प्रयास, मैंने यह बताया गया है भोजन के समय नितांत वित या राग, मैंने भोजन के प्रति वो काफ़ी, महादेवी वर्मा जो है भोजन को लेकर काफ़ी मैंने निश्चित है, मैंने इतना ऐसा भोजन मिला, बहुत ज़्यादा उसको बहुत हैवी फूड नहीं चाहिए, बहुत लाइट फूड, बहुत सामान्य फूड चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं भी पाक विद्या पवित्र, ठीक है, के लिए परिवार से व्याख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ता नौचीनी किए बिना रह नहीं सकता। और लेकिन फिर भी क्या है, पाक विद्या मतलब होता है कि कोई मिस्टेक हो तो उसको बताना, ये सब करना। तो महादेवी वर्मा का भी थोड़ा सा ये था कि कुछ गलती होता है तो वो बताती थी, लेकिन हाँ मैंने बताती थी ऐसा, अपने परिवार में ऐसा करती है। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवा नितांत कोई पाक कुशल दूसरे के काम में नित्य से बिना जो पाक कुशल होता है, जो गलती निकालने में माहिर होता है, वो बिना गलती निकाले तो रह ही नहीं सकता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्ति की शंका कुल दृष्टि से छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ्य हो उठी थी। तो यहाँ बताया गया है कि जो मैंने महादेवी वर्मा मैंने कह रही है कि मैं भी तो कभी कोई लोगों में मिस्टेक निकालती हूँ, लेकिन जब मैंने भक्ति को देखा और ये समझ है कि ये बहुत ही ज़्यादा मैंने क्या बोला धार्मिक है और बहुत ज़्यादा गृहस्थ है, वो अपने बातों में अड़िग रहेगी, तो फिर उसने सोच लिया कि इसके बीच में जाना और उसके बाद में कुछ निकालना गलत होगा। और उसने जो उसने बॉर्डर लाइन बना दिया था कोयले की रेखा से कि तुमको, क्योंकि महादेवी वर्मा जो है बिना नहाए धोए किचन में ना प्रवेश करे, ठीक है, तो उसने उसको लक्ष्मण रेखा माना और फिर उसके काम में दखल अंदाजी देने से अपने आप को रोक लिया। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। फिर वो अपने कमरे में चले गई और अपने कमरे में जाके बेड में सो गई और अपने चेहरे पर जो अपने किताब को रख कर जो है अनाधिकार उसको मैंने भक्ति को भूलने का वो प्रयत्न करने लगी, ठीक है। तो भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लाभ दृष्टि और आत्मीय तुष्टि से अल्पावित मुस्कुराहट के साथ मेरे फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चिट्टी भर दाल 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़े कर गाढ़ी दाल परोस दी।
तो फिर महादेवी वर्मा जब उसको भोजन का समय हुआ तो महादेवी वर्मा गई, उसको बता दिया गया था कि तुमको यहाँ बैठना है। वो निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गई और बहुत महादेवी वर्मा के प्रसन्नचित्त को देखकर जो भक्तिन थी वो भी बहुत खुश हुई और फिर उसने महादेवी वर्मा को खाना परोसा और खाने में उसने क्या दिया, चित्तेदार बने थोड़ा जली टाइप की जो 4 रोटियां दी और दाल दे दी, ठीक है। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआवसे भाव से कहा यह क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि हो गई। लेकिन महादेवी वर्मा तो इस तरह खाना नहीं खाती थी, ठीक है। उसको तो वो आश्चर्यचकित हो गई, पूरी रोटी और दाल दे दी है बोले। तो फिर उसने मैंने उसको टोकते बोला कि क्या बनाया, तब थोड़ा सा हद बुद्धि में आश्चर्यचकित हो गई। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई, तो बोलने लगी हाँ ये जो देख रही हो रोटी बोले अधिक सेकने के चक्कर में बोले वो थोड़ी सी खरी हो गई, थोड़ी सी काली हो गई, ठीक है, पर अच्छी है, लेकिन उसका स्वाद अच्छा है, बोलने लगे। तरकारियाँ थी पर जब दाल बनी है तब क्या काम शाम को दाल न बनाकर, तो बोलने लगी कि हाँ तरकारियाँ थी, सब्जी थी, लेकिन जब मैंने दाल बनाया तो मुझे लगा कि सब्जी का क्या आवश्यकता है, तो शाम को जब दाल नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग जो है सब्जी बना लेंगे, ऐसा वो बोलने लगी, ठीक है। तरकारी बना दी जाएगी, दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो आमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, इससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी, ठीक है। तो महादेवी वर्मा बोले कि दूध दही तो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं वो खाती नहीं थी। अगर ज़्यादा कुछ नहीं होता था तो वो आमचूर और लाल मिर्च का चटनी बना के दे देती थी, नहीं तो उससे भी नहीं होता तो अपने साथ लाई हुई गुड़ की ढेली ही मुझे दे देती थी, ठीक है। और शहर के लोग क्या कल्ला बत्तू खाते हैं, तो महादेवी वर्मा कि हम लोग शहर के लोग तो ऐसा नहीं खाते, ये तो गांव का खाना है, गांव के लोग तो खा सकते, लेकिन शहर के लोग को तो आदत नहीं होती है। फिर वह कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए ना जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दिलाए, ठीक है। फिर वो बखान करते थे कि मैं इसी तरह खाना जो सबको पसंद था, मेरे ससुराल में हर तरह के जो लोग थे वो मेरी प्रशंसा करते थे, ठीक है, तो इसलिए आपको भी ऐसा ही खाना पड़ेगा। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण सूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंच गई। तो अब महादेवी वर्मा जो उसने बता इतना सारा लेक्चर दे दिया, ठीक है, कि मेरे खानों को मेरे ससुर बाबा ससुर सब लोग पसंद करते थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब महादेवी वर्मा को मीठा नहीं पसंद था, इसलिए वो गुड़ नहीं खा सकती थी और घी भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने सूखी रोटी से ही खा के जो एक रोटी खा के वो यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते शहर और देहात के जीवन में इस अंतर पर विचार करते और फिर वो जो है जो न्याय सूत्र में जो आर्टिकल्स होता है न्याय का, वो पढ़ते पढ़ते देहात और गांव का जो जीवन होता है, देहात और शहरी जो जीवन होता है उसके बारे में विचार करने लगी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है, ठीक है। तो अलग से वो भोजन की व्यवस्था करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि महादेवी वर्मा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था इस तरह खाना, तो वो चाहती थी कि वो कुछ अलग प्रबंध किया जाए, लेकिन पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया, ठीक है। प्रबंध ऐसा हुआ कि वो जो सब कुछ ठीक करना चाहती थी वही उल्टा पड़ गया। उस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया, मैंने जीवन किस तरह सरल जीवन जीना चाहिए, किस तरह से खाना खाना चाहिए, बहुत कुछ बोलती थी। तो मैं अपनी असुविधा फिर उसके सामने छिपाने लगी और असुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है कि मुझे जो प्रॉब्लम होता था मैं उसके साथ शेयर नहीं करने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, ठीक है। कभी वो अपने आप को नहीं बदलती थी, लेकिन दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था। मैंने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ और उसे शहर की हवा नहीं लग पाई है। तो महादेवी वर्मा बोलती उसकी संगति में रहकर मैं देहाती बन गई हूँ, लेकिन उसको मैं शहरी, महादेवी वर्मा बोलती कि मैं भक्तिन को शहरी नहीं बना पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे
मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पोहे गरम गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मोहे की लपसी संसार भर के हलवे को भी लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से खिलाती रहती। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को बनाती थी और महादेवी वर्मा को खिलाती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के कोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन उसने इस शहर का रसगुल्ला तक नहीं खाया। पोपले मतलब जिसमें दांत नहीं होता उसको बोला जाता है वैसे उनको, ठीक है, नहीं कर पाया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। लेकिन एक कमी थी, उसको हमेशा माधवी वर्मा बोलती थी कि तुम साफ धोती पहनो, लेकिन वो कभी साफ धोती पहनती ही नहीं थी, मटमैली गंदी धोती पहनती है। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी है। ठीक है, और वो मेरे कपड़े जब निकालती थी तो उसको जो है उसको भी क्रीज जो है वो सब तोड़ देती थी, उसको सिलवटें ला देती थी उसमें। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं मैंने अपनी भाषा में उसने बहुत सारी कथाएं, जो पुरानी कथाएं होती उसने मुझे याद करा दी थी। पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाई थी। ठीक है, आए बोलती, जब इसको माधवी बुलाती थी तो वो आए बोलती थी, लेकिन वो जी बोलना नहीं सीखी थी। इस तरह से भक्तिन जो है महादेवी वर्मा के साथ में एडजस्ट करके रहने लगी। ठीक है, और महादेवी वर्मा उसके साथ में, भक्तिन एडजस्ट नहीं करे, भक्तिन तो रह रही है, महादेवी वर्मा उसके साथ एडजस्ट करके रहने लगे। भक्तिन अच्छी है पर कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। तो महादेवी वर्मा ने ये बोलने लगी कि भक्तिन अच्छी है, ये पूर्ण रूप से मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसमें भी कुछ दुर्गुण है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरों व कुंजरों व कहने में भी विश्वास नहीं करती। माने वो सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकते, लेकिन वो झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, मैंने इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। महादेवी वर्मा कभी यहाँ पैसे भूल गई, कभी वहाँ पैसे भूल गई, वहाँ से पैसे गायब हो गया। ठीक है, तो भक्तिन जो ये सब चीज़ों को वो सब चीज़ वो जानती थी कैसा क्या करना है क्या, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए ऐसी चुनौती दे डालती है जिसकी स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के साथ संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। ठीक है, तो भक्तिन क्या करती थी, महादेवी वर्मा जो है यहाँ वह पैसे छोड़ देती थी, तो भक्तिन जो है उन पैसों को संभाल कर रखती थी। ठीक है, पर यह क्या चोरी है, मैंने उठा के रख लेती थी। और जब महादेवी वर्मा उसको पूछती थी तो वो बोलती हाँ बोले यहाँ वहाँ पड़ा तो मैं संभाल के रख ली, बोले ये तो कोई चोरी तो नहीं है, बोले। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है अपनी बातों को कहती थी। किसी की स्वीकार करें, अच्छा तक उसका यह अपना घर है, पैसा, अच्छा यहाँ तो सॉरी यहाँ, अच्छा उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात में मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है। तो हमेशा भक्ति ने कोशिश करती थी कि महादेवी वर्मा को किसी तरह क्रोध ना आने दे, और यदि अगर उसको लगता था कि इस बात से उसको क्रोध आए तो फिर वो बातों को घुमा कर जो है उसे बोलती थी, यदि भले वो झूठ क्यों ना हो। ठीक है, इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज भी से भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। मैं झूठ बोलने में भी काफ़ी निपुण थी। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं, आप लोग भी इसे पढ़िए, देखिए भक्तिन के बारे में। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।